राधे राधे। ये गोद भराई की सेकंड वीडियो है, अर्थात पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने देखा कि गोद भराई कैसे हुई, कितनी विधि विधान से संपन्न हुई। मेरे और मेरे हस्बैंड को तिलक किया गया, फिर मम्मी द्वारा हमें भात अर्थात चावल और दही खिलाया गया, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। गोद भराई करे गई नाले से। अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट भतीजी है जो उनके लिए गिफ्ट लेके आई है। ये उनको गिफ्ट, और इस गिफ्ट को देने के लिए उसने अपना पिगी बैग भी तोड़ा है, और ये मेरे हस्बैंड की कुछ ज़्यादा ही लाडली है। अब मैं इससे बोल रही हूँ कि अच्छा तुम अपने फूफा जी के लिए कुछ लेके आए हो, मेरे लिए क्या लेके आए हो, क्या लेके आए हो। तो ये डोरेमोन जो है वो कह रही मैं आपके लिए डोरेमोन लेके आई हूँ, लेकिन मैं फ़ोटो खींचेगी मैं तभी आपको ये डोरेमोन दूंगी। ये हमारे घर में सबसे स्वीट और सबसे छोटा छोटा बच्चा है। और अब जो भी हमारे गोद का सामान है, जितना भी सामान है, हम विधि विधान से अपनी सासू माँ की गोदी में रखेंगे। पहले मेरे हस्बैंड रखेंगे। मेरे गोदी में बहुत सारा सामान था तो मैं अभी उठ नहीं सकती थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि थोड़ा थोड़ा सामान उठा के आप मम्मी को दे दीजिए, फिर लास्ट में जो सामान बचेगा वो उठाकर फिर मैं दे दूंगी। तो ये मेरे हस्बैंड सारा सामान उठा रहे हैं और ये मम्मी जी को दे रहे हैं। अच्छा, बेसिकली ये वाला सामान देते उन लोगों को हैं जिन लोगों को मतलब उनकी गोदी में रखते हैं, जिन लोगों के बच्चा नहीं हो रहा होता है, तो उनकी गोद बहुत जल्दी भर जाती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी लेडीज़ ऐसी मौजूद नहीं थी जिनके बच्चा नहीं थे, सभी के कोख भरी हुई थी। तो फिर हमने ये मान सम्मान के लिए अपनी सासू माँ को दिया। और ये देखिए, ये मैं उठी और ये मैंने सारा सामान अपनी सासू माँ को दे दिया। और चुन्नी भी इनफैक्ट मैंने अपनी सासू माँ को उड़ा के पूरा नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार कर दी। और ये बैठ के मैं छू रही हूँ उनके पैर। और कैसा लगा आपको ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारे घर के कुछ रूल्स, बेसिकली किसी ग्रंथों में नहीं लिखा है, ये अपने आप में एक मान सम्मान होता है जो कि सभी लोगों को देना चाहिए, और हम लोगों भी ने दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हम फोटो खिंचा रहे हैं कि मम्मी को हमने गोदी में ये सारा सामान रखा फॉर रिस्पेक्ट रीजन, केवल रिस्पेक्ट के लिए ये रखा जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं पहले एक बार आपको खाने का मेन्यू बता देती हूँ कि खाने में क्या क्या था। ये पूरी भारतीय की थाली हम लोगों ने ऑर्डर करी थी। जितने भी लोग थे सबके लिए एक एक थाली ऑर्डर करी थी। और भाई साहब, किसी से एक पूरी थाली नहीं खाई गई, क्योंकि एक थाली में 3 नान और 1 मिस्सी रोटी थी। और ये पूरी थाली थी जिसमें आप लोगों को रायता मिलता था, शाही पनीर मिल रही है, आप लोगों को दाल मिल रही है, मिक्स वेज मिल रही है, कड़ी मिल रही है, पिकल मिल रहा है, रायता मिल रहा है, और बंगाली रसगुल्ला मिल रहा है, और पुलाव मिल रहा है। उसके बाद 3 रोटियां और 1 मिस्सी रोटी थी। और ये थाली पूरी किसी से भी नहीं खाई गई थी बेसिकली। और ये सब कुछ खाना बिना ही लहसुन प्याज का बना हुआ खाना था। तो ये हमारा खाने का मेन्यू था। और अब बारी आती है केक कटिंग प्रोग्राम की। माना कि ये हमारी संस्कृति सभ्यता में नहीं आता है, लेकिन मैंने आपसे बोला ना कि पाश्चात्य संस्कृति में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनानी चाहिए। मैं बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, अपनी संस्कृति को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। तो पहले हमने अपनी संस्कृति के हिसाब से गोद भराई करवाई, और लास्ट में फिर एंड में आया मोमेंट कि चलो हम अपनी गोद भराई तो हो गई है, तो लो अब करवाते हैं हम केक कटिंग प्रोग्राम। तो ये हमारे दोनों लड्डू गोपाल बाल गोपाल हैं, और ये हमने लड्डू गोपाल और बाल गोपाल को बिठा लिया है। और अब हम लड्डू गोपाल बाल गोपाल के साथ हम केक कटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली होता क्या है, हमारे बड़े लोग भी यहाँ पे थे, जैसे कि मेरे पापा थे, मेरी मम्मी थी, मेरी सासू माँ थी, मेरे फूफा जी भी थे। हम उनके साथ भी केक कटिंग प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन घर में जो सबसे छोटे बच्चे हैं फिर वो मुंह देखते हैं कि हमारे साथ नहीं कर रहे हो। तो हमने अपने बच्चों के साथ केक कटिंग प्रोग्राम किया। बेसिकली जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो उनका जो केक कटिंग प्रोग्राम है वो उनके दादा दादी कर देंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, और करना भी उन्हीं को चाहिए। तो ये देखिए, ये काट रहे हैं हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ हमने केक कटिंग का प्रोग्राम किया, आप लोग देख रहे होंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं फ़ोटो शूट, थोड़ी सी गपशप चल रही है, यहाँ पे थोड़ी सी बातें चल रही हैं, और यहाँ पे हो रहा है फ़ोटो शूट। और लड्डू गोपाल के बिना तो केक कटिंग का प्रोग्राम अधूरा ही रह जाता। हम जितने भी प्रोग्राम करते हैं बिना लड्डू गोपाल के नहीं करते हैं। आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में हजारों बार देखा होगा। और एगलेस केक था, जो कि श्रीधाम वृंदावन में एग का सवाल ही नहीं है। तो फिर केक को अब मैं निकाल रही हूँ थोड़ा सा, और वो केक सबसे पहले मैंने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए निकाल दिया था। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा सा केक खिलाया, और उसके बाद सबसे पहले हमने अपनी सासू माँ को केक खिलाया, क्योंकि रिश्ते में वही सबसे ज़्यादा बड़ी दिख रही थी यहाँ पे। उसके बाद सासू माँ के साथ थोड़ी सी हमने छेड़छाड़ करी, अर्थात
बस प्यार वाली छेड़छाड़ करी और उनके गालों पे केक लगाया, ये करा वो करा। तो ऐसी प्यार वाली हमने छेड़छाड़ करी सासू माँ के। आप उनके गाल देख रहे होगे, इस टाइप पे उनके गालों पे लग रहा है बहुत सारा केक। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमने अपने मम्मी और पापा को हमने अपने केक खिलाया। और मम्मी पापा को केक खिलाने के बाद वो ही मैं अपने पापा के बड़े बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, हमेशा मैं उनके गले लग जाती हूँ। तो सतीश जी भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्लोज़ नहीं है। तो ये करा। फिर उसके बाद फिर हमने अपने फूफा जी को बुलाया और फूफा जी के साथ भी हमने ऐसे सबके मतलब जितने भी मेंबर थे सभी मेंबर को हमने केक खिलाया। अपने भैया भाभी को बुलाया, पंजाबन आंटी को बुलाया, XYZ जितने भी मेंबर हमारे घर पे मौजूद थे। ये केवल घर घर का कार्यक्रम था। XYZ मतलब हमने अपने अड़ोसी पड़ोसियों को इनवाइट नहीं किया था। केवल केक कटिंग के टाइम पे हमने केवल घर घर वाले मेंबरों को इनवाइट किया था। हाँ, गोद भराई के टाइम पे हमने अपने सारे अड़ोसी पड़ोसी जितने भी थे सबको इनवाइट किया था। लेकिन केक कटिंग के टाइम पे हमने केवल अपने घर के जो बहुत ज़्यादा क्लोज लोग हैं केवल और केवल उन्हीं को इनवाइट किया था। और इन पंजाबन आंटी को तो आप जानती ही होगी और ये भी हमारे एक फैमिली मेम्बर जैसी हो गई हैं, तो ये भी इनवाइटेड थी। और ये मेरी भाभी की बहन सबसे छोटी वाली, तो वो भी आई हुई थी क्योंकि मेरी भाभी प्रेग्नेंट हैं, वो आ नहीं सकती थी, उनकी एब्सेंट में ये आई थी। और ये मेरी 3 भतीजियाँ और ये तीनों की तीनों अपने फूफा जी की कुछ परम ज़्यादा ही लाडली हैं। तो मैंने इनके साथ भी केक काटा और इनको भी थोड़ा थोड़ा केक मैंने मतलब खिलाया। और ये हमारे घर पे मेरी बुआ जी की 2 बच्चियाँ रखी थी जो इस टाइम पे मेरा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हैं। और ये फिर हमने करा कुछ फ़ोटो शूट, क्योंकि फ़ोटो शूट तो के बिना तो मुझे लगा अधूरा ही है। और ये हम बिल्कुल लड्डू गोपाल के साथ फिर हमने फ़ोटो शूट किया और कुछ बैलून्स के साथ फ़ोटो शूट किया। बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल, जेंडर प्रोटेक्शन, ऐसी फ़न वेज में हम लोगों ने ये फ़ोटो शूट किया। कोई मतलब नहीं बनता कि लड़का होगा या लड़की होगी, बट जस्ट फ़न वे में हमने ये फ़ोटो शूट किया कि जो कि आजकल चल भी रहे हैं, तो हमने कर लिया। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि आपके घर पे जब गोद भराई होती है तो कौन कौन सी रस्में और ऐड की जाती हैं। जो हमने रस्म ऐड करी थी, मैंने बोला ना कि हमारे घर पे गोद भराई नहीं होती, ना मेरे मायके में, ना मेरे ससुराल में भी नहीं होती और मेरे मायके में भी नहीं होती है। लेकिन ये गोद भराई की जो रस्म होती है, इससे बच्चे को, माँ को, दोनों को आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये मेरे को रस्म अच्छी लगी तो मैंने ये इंक्लूड और ऐड भी कर दी। बेसिकली ये पंजाबी में भी होती है, गुजरातियों में भी होती है, महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। महाराष्ट्र में क्या होता है कि जहाँ पे हम पुणे में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे मराठी रहते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि 7th या 9 मंथ में बहू की गोद भराई करते हैं मायके वाले आके, और फिर मायके वाले आके जब गोद भराई करते हैं तो उनको अपने साथ ले जाते हैं और फर्स्ट डिलीवरी उनकी मायके में होती है। ये महाराष्ट्र में होता है। और यहाँ पे मैं अपने पापा के साथ मस्ती कर रही हूँ और पापा के साथ बहुत सारी फ़ोटो खिंचा रही हूँ। मैंने बोला ना, मैं अपने घर की इकलौती लड़की हूँ और मैं अपने पापा के टू मच मतलब बहुत ज़्यादा ही मैं अपने पापा के क्लोज़ हूँ। तो ये मैं पापा के साथ मस्ती और मजाक कर रही हूँ। और बेटियाँ तो होते भी वैसे भी पापा की जान। और ये गोद भराई से पहले की वीडियो क्लिप थी शायद, जब गोद भराई की प्रिपरेशन चली थी। ये हमारे फूफा जी हैं और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये 81 पता नहीं 82 साल के हैं और इन्होंने वृंदावन की पूरी परिक्रमा करी है। और मैं इनके साथ भी अब मस्ती मजाक कर रहे हैं। देखो, परिवार में कोई भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्ट दो आप, लेकिन बाउंडेशन अलग बात होती है और रिस्पेक्ट अलग बात होती है। तो ये मेरे लिए रिस्पेक्ट है उनके लिए मेरे दिल में, और किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। और लड़का लड़की में किसी भी प्रकार का कोई मैं अंतर नहीं देख पा रही हूँ। आप देख रहे होगे कि कितनी अच्छी तरीके से हम लोग ये फ़ोटो शूट करा रहे हैं। मेरे फूफा जी बहुत सीधे से हैं और ये गुब्बारा पकड़ के स्टैचू की तरह खड़े हो चुके हैं। पापा ने गुब्बारा लेके रख। अच्छा, ये तो घर के अंदर की बात थी और घर के बाहर थोड़े से गीत इत्यादि चल रहे थे, अर्थात महिला संगीत चल रहा था, जो कि हमने पार्क में आयोजित किया था। हमारे पार्क में एक बट वृक्ष है, तो हमने पार्क में ये आयोजन किया था बट वृक्ष के पास महिला संगीत का। तो यहाँ पे चल रहा है महिला संगीत, अर्थात भजन कीर्तन चल रहे हैं। और ये पार्क तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप ये देख रहे होगे कुछ भजन कीर्तन बाहर भी चल रहे हैं।
बहुत मेहनत की। नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो अपार मेहनत कर रही है ये लड़की। आज तक लिटरली मैंने इतना एक्टिव नहीं देखा किसी को भी। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी हैं वो, उनको सहारा चाहिए रहता है। 6 महीने के बाद में उनको सहारा ढूंढने लग जाती हैं। वो कोई उनको उठाए, कोई बिठाए। बेड से कोई उठेगा तो ऐसे गले में ना हाथ डाल के उठती हैं वो। तो लिटरली इतना एक्टिव लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। रियली अप्रिशिएट कि इनका जो एक्टिवनेस है वो बहुत हाई लेवल है। और मैं 2-3 महीने कम से कम ऐसे गुजरे हैं जब इनके साथ मैं नहीं था, तो इन्होंने उस समय को भी बहुत अच्छे से निकाल लिया। बट प्रेग्नेंट लेडी के साथ में कोई ना कोई होना ज़रूरी है। बट इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। इन्होंने उस समय को भी गुजार लिया। और सबसे बड़ी बात थी कि अकेले 8वें महीने में पुणे से वृंदावन अकेले, लिटरली अकेले। लोग मेरे से पूछ रहे थे ऑफिस में भी कि तू छोड़ने नहीं गया। मैंने तो बोला था, बट मेरी पत्नी ना वो एक शेरनी है, उसको सहारे की ज़रूरत नहीं है। कह रहे वाह यार, बहुत लिटरली तेरी पत्नी बहुत हिम्मत वाली है, अकेले जाना। तो वो सबसे बड़ा डेयरिंग काम था जो किया इन्होंने। उसके बाद में यहाँ 4-4, 5-5 घंटे की डेली वॉक करना, तो ये काफ़ी अप्रिशिएबल है वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी। बाबा अच्छा चलो और तो बताओ। आज तो आपका बेबी शावर था। मम्मी पापा को थैंक यू तो बोल दो, इतने अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने हमारे लिए। उनके सारे प्रोग्राम अच्छे होते हैं ऑलमोस्ट। आज हमारा बेबी शावर था, बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया। ससुराल वालों ने बहुत अच्छे से चीज़ें दी, गिफ्ट दिए, बहुत अच्छे से सब लोगों ने प्रोग्राम एंजॉय किया। कैसे कपड़े चेंज कर चुकी हूँ, लेकिन ये लाइनर वाइनर तो नहीं छुटा पाया। देखो सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, लेकिन स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगी कि मैं अपने मम्मी पापा को स्पेशल थैंक्स बोलूँगी। रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में गोद भराई नहीं होती और मेरे मायके में भी गोद भराई नहीं होती है, लेकिन अपनी बेटी का दिल रखने के लिए उन्होंने गोद भराई करी। बात पैसे की नहीं होती, बात होती है कि आप किसी का दिल रखने के लिए, वो लड़की जिसकी शादी भी हो चुकी है, अब उसकी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ससुराल वालों की है, उसके पति की है, लेकिन फिर भी आपने उसका दिल रखने के लिए थोड़ा नहीं बहुत एफर्ट किया। मैं थोड़ा नहीं बोल सकती। मेरे भाई मेरी भाभी ने अपनी काम छोड़े, दोनों ने, भैया भाभी ने, और मेरे डैडी भी अपना काम छोड़ के अभी वृंदावन में है। ये तो इस टाइम तक वो चले जाते हैं, और लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स लेके आए वो। तो स्पेशल थैंक्स तो मेरे मॉम डैड को बनता ही है मेरी तरफ से, कि मेरी खुशी के लिए उन्होंने इतना करा। जबकि जो प्रोग्राम तुम्हारे घर पे ना होता हो, केवल लड़की के कहने पे तुमने ये किया, उसके लिए एक थैंक्स तो बनता है ना सत्तू, है ना। या तो वो तुम्हारे घर पे सगुन होता हो, जो ना होता हो। तो बहुत बहुत थैंक यू मम्मी एंड पापा, मेरे बड़े वाले भैया एंड भाभी, मेरी सासू माँ, जिन्होंने भी प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। तो सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी।